बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये ओटाइटिस मीडिया के बारे में है कि ओटाइटिस मीडिया क्या है। तो इस लेक्चर में जो जो पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ, मैंने सबसे पहले इनको एक ख़ास सीक्वेंस में लिखा है कि किन किन पॉइंट को हम जो है ना इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ओटाइटिस मीडिया की क्या है। दूसरी पॉइंट हमारी ये होगी कि इसकी etiology क्या है, यानी इसकी काज क्या है। फिर जो है ना तीसरा पॉइंट जो है ना पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ओटाइटिस मीडिया, यानी ये पैथोफिजियोलॉजी का मतलब ये है कि ये ओटाइटिस मीडिया किस तरह डेवलप होती है। एंड साइंस एंड सिम्टम्स एंड डायग्नोस होगी। फिर 5 नंबर पॉइंट जो है ना, फिर ट्रीटमेंट, प्रिवेंशंस, कॉम्प्लिकेशन, नर्सिंग डायग्नोस एंड डिफरेंस बिटवीन ओटाइटिस मीडिया एंड ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो ये 10 पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं ना, तो इसी 10 पॉइंट्स को मैं आज ही इसी लेक्चर में कवर करूँगा। तो मैं पॉइंट नंबर फर्स्ट की तरफ जाता हूँ कि ओटाइटिस मीडिया क्या है। ओटाइटिस ओटाइटिस का जब आप मीनिंग देखेंगे नेट में या डिक्शनरी में, तो इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ईयर, एंड मीडिया का मतलब होता है मिडल ईयर। तो ओटाइटिस मीडिया का मतलब हो गया कि हमारा जो मिडिल ईयर है, इसकी इन्फ्लेमेशन को हम क्या बोलते हैं, ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। हमें पता है कि हमारे कान के जो है ना 3 हिस्से हैं, आउटर, मिडिल एंड ईयर। तो जो मिडिल ईयर है, इसकी इन्फ्लेमेशन को हम क्या बोलते हैं, ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। तो ये तो ओटाइटिस मीडिया इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडिल ईयर, ये तो ओटाइटिस मीडिया का डिफिनेशन हो गया। अब मैंने इस एक टर्म लिखा है, क्या है ये टर्म, इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेशन टर्म मैंने लिखा है, तो मैंने सोचा कि इस इन्फ्लेमेशन को और इन्फेक्शन में हम डिफरेंस करते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जब कोई भी पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन बोलते हैं। और इस इन्फेक्शन की तरफ हमारी बॉडी का जो रिस्पांस होती है, जो जवाब होती है कि इस पैथोजन को ख़त्म किया जाए और इसके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया जाए और इसको जिस्म से बाहर निकाला जाए, तो इस अमल को इन्फ्लेमेशन बोला जाता है। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में दाखिल होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन बोलते हैं। और जब हमारी बॉडी जो है ना, हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होती है और इसको बाहर निकाला जाता है और इसको ख़त्म किया जाता है, तो इसको फिर क्या हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। यानी इन्फेक्शन, द इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजन विद इन द बॉडी, यानी ये मैंने बैक्टीरिया, वायरस एट्सेट्रा लिखा है कि और भी हो सकती है। यानी इन्फेक्शन क्या है, इन्वेजन का मतलब है अंदर जाना, मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि जो है ना बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड कर देती है, अपनी नंबर्स को, अपनी तादाद को बढ़ा देती है। किस जगह पर, हमारी बॉडी के अंदर। इन्फ्लेमेशन क्या है, द बॉडी रिस्पॉन्स टू द हार्मफुल स्टिमुलाई। हार्मफुल स्टिमुलाई से यह मतलब क्या है, ये बैक्टीरिया पैथोजन हो गया, ये मेरा मतलब है यहाँ पर। सच इज़ अ इन्फेक्शन इंजरी एरन, ये मैंने लिखा है ऑलरेडी। नेचुरल है, यानी इन्फ्लेमेशन जो है ना, ये एक कुदरती निज़ाम है। यानी जब हमारे जिस्म के अंदर कोई बैक्टीरिया तैयार होती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना, ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है, यानी इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। यानी ये कम्प्लेक्स प्रोसेस है। कम्प्लेक्स प्रोसेस तो इसी तरह है कि जो मैंने आपको इम्यून सिस्टम मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है कि जिस तरह फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस किस तरह इस पैथोजन को किल कर देती है, फिर जो हमारा एंटीबॉडीज है ये किस तरह प्रोड्यूस होती है। तो ये एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है। और फिर जो है ना, ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है और फिर हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर देती है, इसको जिस्म से बाहर निकाल देती है। तो ये एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है। सिंपली इन्फेक्शन क्या है कि कोई भी पैथोजन जब हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होती है, तो इसको हमें इन्फेक्शन बोलते हैं। और हमारी बॉडी का जो रिस्पांस होती है इस इन्फेक्शन की तरफ, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। जिस तरह हमने फिजिक्स में पढ़ा है ना, न्यूटन की जो तल्ला है कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। तो यहाँ पर अमल आप ऐसा कंसिडर करें कि ये इन्फेक्शन है, और रद्द अमल जो हमारी बॉडी का है, तो ये एक इन्फ्लेमेशन है। अब मिडिल ईयर है, तो मिडिल ईयर मौजूद कहाँ पर है, तो मिडिल ईयर जो है ना, ये हमारी ईयर ड्रम की पीछे जो है ना, बैक बिहाइंड मौजूद है, यानी इसकी बैक साइड पर जो है ना मिडिल ईयर मौजूद है। हाँ, मिडिल ईयर को हम टिम्पेनिक क्यूटी या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। मिडिल ईयर को ये दोनों नाम भी कहा जाता है, टिम्पेनिक क्यूटी या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी इसको बोला जाता है। तो अब मैं पेज नंबर 2 की तरफ जाते कि पेज नंबर 2 पर मैंने क्या लिखा है। तो पेज नंबर 2 पर मैंने ये लिखा है कि एटियोलॉजी, कि ये जो ओटाइटिस मीडिया है ना, ये कौन सी ऐसी बैक्टीरियास है, वायरस है या और केमिकल्स है
जो ओटाइटिस मीडिया को काज कर देती है। तो ओटाइटिस मीडिया जो है ना, ये इन्फेक्शियस की वजह से भी पैदा हो सकती है और नॉन इन्फेक्शियस की वजह से भी काज हो सकती है। तो मैंने इन्फेक्शियस जो है ना पहले लिखे है। तो इन्फेक्शियस दो तरह के हैं, एक जो है ना बैक्टीरियल है, एक वायरल है। यानी बैक्टीरिया और वायरस दोनों जो है ना, ये ओटाइटिस मीडिया को काज कर सकती है। किस तरह? बैक्टीरिया में जो है ना मोस्ट कॉमनली जो है ना स्ट्रेप्टोकोकस नमूने जो ये जो है ना, ये बैक्टीरिया है और ये ओटाइटिस मीडिया को काज कर देती है। इस तरह हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा यानी ये एक रिस्पायरेटरी बैक्टीरियल है। और मोरक्जिला कैटरस ये भी जो है ना बैक्टीरिया है जो ओटाइटिस मीडिया को काज कर देती है। इसी तरह ये बैक्टीरिया है। और ये जो है ना मैंने वायरस लिखा है, इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ना, आरएसवी वायरस जो है ना, एडिनो वायरस जो है ना, और रेन वायरस जो है ना, ये वायरस के नाम से है। ये जो क्या है, ये भी ओटाइटिस मीडिया को काज कर सकती है, यानी ये इन्फेक्शियस है। अब नॉन इन्फेक्शियस जो है ना, ये नॉन इन्फेक्शियस मैंने नीचे लिखा है। तो नॉन इन्फेक्शियस में जो है ना, ब्लॉकेज ऑफ ओशन ट्यूब। तो ओशन ट्यूब क्या है? ओशन ट्यूब जो है ना, ये एक ऐसी ट्यूब है जो हमारी मिडिल ईयर को, यानी कौन सी ईयर को? मिडिल ईयर को क्या कर देती है? हमारे थ्रोट के साथ कनेक्ट कर देती है। अब अगर ये ओशन ट्यूब ब्लॉक हो जाए, क्या हो जाए? ब्लॉक हो जाए या अपना प्रॉपर फंक्शन ना करे, मैं आपको बताऊंगा कि इसका बुनियादी फंक्शन क्या है, ये मैं आपको आगे लेक्चर में बता देता हूँ। बस आप यहाँ पर सिर्फ इतना ही समझे कि जब ये ओशन ट्यूब ब्लॉक हो जाए, तो जो फ्लूइड है ना, फ्लूइड, ये मिडिल एयर में क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। और जब मिडिल एयर में फ्लूइड जमा हो जाती है, तो ये फ्लूइड कोई और चीज़ नहीं है, बल्कि इसमें प्रोटीन भी मौजूद है, इसमें लिपिड्स भी मौजूद है। लिपिड्स क्या है? वैक्सेस है। बहुत ज़्यादा मकदार में जो है ना, इस फ्लूइड जो है ना, ये वैक्स पर मुश्तमिल होती है, इसमें लिपिड्स मौजूद है। और ये बैक्टीरिया के लिए या किसी भी इन्फेक्शन के लिए एक ख़ास एनवायरनमेंट होती है कि इसमें क्या करे? ग्रो कर सके। तो जब जब ये जो है ना, इस तरह फ्लूइड जो है ना, ये मिडिल ईयर में जमा हो जाती है, तो फिर इन्फेक्शन जो है ना, आसानी के साथ मिडिल ईयर में लग सकती है। तो ये ब्लॉकेज ऑपरेशन ट्यूब की वजह से जो है ना, ये इन्फेक्शन लग सकती है। इसी तरह एनाटॉमिकल पिक्चर्स, यानी एनाटॉमिकल पिक्चर्स का मतलब ये है कि ओशन ट्यूब में एनाटॉमिकली कोई प्रॉब्लम हो। तो जो है ना, जो चिल्ड्रन होते हैं, इनका ओशन ट्यूब जो है ना, शॉर्टर होता है, यानी स्मॉल साइज होता है और मोर वर्टिकल होता है, मोर हॉरिजेंटली होता है। एक वर्टिकली होता है, एक हॉरिजेंटली होता है। आप, आई होप ये आपको समझता है कि वर्टिकल क्या है और हॉरिजॉन्टल क्या है। हॉरिजॉन्टल हम इस तरह लाइंस को बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है ना, हम इस तरह की लाइंस को बोलते हैं। तो जो बच्चे होते हैं ना, इनका जो ओशन ट्यूब होता है, ये छोटा भी होता है और जो है ना, ये ज़्यादातर हॉरिजॉन्टली होता है, इसी तरह होता है, इसी तरह। तो जो हमारी जो जो नोज़ और थ्रोट के जो पैथोजन है ना, ये नोज़ की जो पैथोजन हो गया या थ्रोट जो है ना, ये फिर आसानी के साथ मिडिल ईयर में जा सकती है और वहाँ पर इन्फेक्शन जो है ना, ये काज कर सकती है और फिर इन्फ्लेमेशन होगा और फिर जो है ना, ओटिटिस मीडिया डेवलप होगा। इसी तरह इमेच्योर इम्यून सिस्टम, जो इन्फेंट्स होती है और चिल्ड्रन होते हैं, इसका इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता है कि वो जो है ना, बैक्टीरिया और स्पंजाई या इस तरह के पैरासाइट के खिलाफ जंग कर सके। इसी तरह जो इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी की वजह से जो है ना, ओटिटिस मीडिया बच्चों में आसानी के साथ डेवलप होती है, क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं है। ये मैंने आपको इम्यून सिस्टम में बताया है कि इम्यून सिस्टम में ये मैंने आपको बताया है कि जो है ना, जब हम जितनी ही हमारी उम्र ज़्यादा हो जाती है, इतनी ही हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है और फिर जब हम बूढ़ी हो जाती है, तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना, डिक्लाइन की तरफ जाती है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। लेकिन यहाँ पर जो इम्यून सिस्टम है ना, ये मेच्योर पूरा नहीं है और ये मेच्योर नहीं, इसलिए ये इन्फेक्शन जो है ना, आसानी के साथ लग सकती है और ओटिटिस मीडिया जो है ना, ये काज कर सकती है। इसी तरह मैं अब पेज नंबर 3 की तरफ जाता हूँ कि पेज नंबर 3 पर मैंने क्या लिखा है। तो पेज नंबर 3 पर मैंने लिखा है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी जो है ना, ओटिटिस मीडिया जो है ना, खास हो सकती है। इसी तरह जो कौन से, यानी एक्सपोजर टू स्मोक, यानी जो लोग स्मोकिंग को ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, तो इसमें भी ओटिटिस मीडिया जो है ना, खास हो सकती है। इस तरह खास हो सकती है कि स्मोक जो है ना, ये स्मोक में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स होते हैं और जब ये इसके कान में जाती है, तो ये क्या कर देती है, इरिटेंट्स है, इरिटेंट, और ये जो है ना, फिर इन्फ्लेमेशन काज हो सकती है और इस तरह फिर वहाँ पर फ्लूइड जमा होती है और जो है ना, फिर ये बैक्टीरिया के लिए एक अच्छा खासा एनवायरनमेंट बन जाती है कि वहाँ पर ग्रो कर सके। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से ओटिटिस मीडिया काज हुआ। इसी तरह एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक, सबसे पहले आपको एलर्जी जानना होगा कि एलर्जी क्या है। जब हमारे जिस्म कोई नॉन हार्मफुल सब्सटेंस को एबनॉर्मली रिस्पॉन्स देती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एलर्जीज बोलते हैं। यानी जिस तरह मैंने स्मोक के बारे में आपको बता दिया कि जो स्मोक होता है ना, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल्स होते हैं। जब ये हमारे कान में चली जाती है, तो हमारा कान जो है ना,
इसके खिलाफ क्या कर देती है, इन्फ्लेमेशन कर देती है। और इन्फ्लेमेशन की वजह से जो वहाँ पर फ्लूइड जमा हो जाती है, और जो मिडिल एयर में फ्लूइड जमा हो जाती है, तो फिर वहाँ क्या हो जाती है, बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गया, वहाँ पर आसानी के साथ ग्रो कर सकती है। तो ये जो है ना, ये एक एलर्जिक रिएक्शन की वजह से जो है ना, ये ओटाइटिस मीडिया का हुआ। इसी तरह जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इसी तरह डायरेक्टली कोई भी जो है ना जेनेटिकली ओटाइटिस मीडिया में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये ओटाइटिस मीडिया जो है ना, ये बहुत से काजेस की वजह से पैदा हो सकती है। तो इसका थोड़ा सा लिंक जेनेटिक से है, यानी किस तरह है, ये मैंने दो जीन्स के नाम लिखे हैं, TLR4 एंड IL10। जब इस जीन्स में म्यूटेशन आ जाए, तो ये जो जब आने वाला बच्चा होगा ना, तो उसमें ओटाइटिस मीडिया में चांसेस ज़्यादा है कि वो आसानी के साथ डेवलप हो जाए, क्योंकि इन जीन्स की म्यूटेशन की वजह से ओटाइटिस मीडिया जो है जेनेटिकली कास हो सकती है। इसी तरह क्लिप पैलेट ये जो है ना, ये एक स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी है। तो क्लिप पैलेट जब आ जाती है, तो ये जो है ना, ये इस बच्चे में ज़्यादा रिस्क होता है कि इसमें ओटाइटिस मीडिया जो है ना डेवलप हो जाए। तो ये जो है ना स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी। इसी तरह गर्ड गर्ड तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, यानी जब हमारे स्टमक की कंटेंट जो है ना, ये थ्रोट की तरफ जाती है, हमारी माउथ की तरफ आ जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गर्ड बोलते हैं। तो जब ये हमारी गर्ड, जब कोई भी चीज़ जो है ना स्टमक की, ये जो है ना, ये कंटेंट जब हमारे थ्रोट की तरफ आ जाती है, तो ये चांसेस है कि ये मिडिल ईयर में चला जाए, और वहाँ पर जो है ना इन्फ्लेमेशन काज हो जाए, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम फिर इसको जो है ना एक पॉइजन पार्टिकल की तरफ पर डिटेक्ट करेगा, और फिर इसके खिलाफ जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो डेवलप हो जाएगा, और इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। इस तरह जो बाकी किस्सा है मैं आपको आगे सुनाता हूँ कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी किस तरह है। नेज़ो पेरिंजियल इन्फेक्शन, यानी नेज़ो पेरेंस की जो इन्फेक्शन है ना, ये भी जो है ना जो है ना ओटाइटिस मीडिया को काज कर सकती है। किस तरह, ये मैंने पेज नंबर 4 पर जो है ना इसकी पैथोफिजियोलॉजी पूरी लिखी है कि किस तरह। अब ये पैथोफिजियोलॉजी है ओशन ट्यूब की। ओशन ट्यूब डिस्फंक्शन, यानी ओशन ट्यूब जो है ना, ओशन ट्यूब जब डिस्फंक्शन यानी अपना नॉर्मल फंक्शन से हट कर हो जाती है। यानी किस तरह, ओशन ट्यूब का नॉर्मल फंक्शन ये है कि ये जो है ना, ईयर प्रेशर जो है ना, ईयर ड्रम की एक साइड पर और दूसरी साइड पर हवा का प्रेशर जो है ना, ये क्या करे, इक्वल करे। लेकिन ये तो इसका एक बुनियादी फंक्शन है। एंड दूसरा फंक्शन ये है कि ये मिडिल ईयर से जो फ्लूइड है ना, इसको बाहर निकाले। किस तरफ, आउटर ईयर की तरफ बाहर निकाले। अब अगर इसी ओशन ट्यूब जो है ना, ये अपना फंक्शन ना करे, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या होगा, एक तो ये प्रेशर मेंटेन नहीं होगी हवा की, और दूसरा जो फ्लूइड है ना, ये मुकम्मल तौर पर आउटर ईयर की तरफ नहीं आ सकता है। तो जब ये फ्लूइड बाहर की तरफ नहीं आ सकता है, तो जो फ्लूइड है ना, फिर ये मिडिल ईयर में जमा होना शुरू हो जाती है, और जब ये मिडिल ईयर में जमा हो जाना शुरू हो जाती है, तो ये एक स्टेगनेंट एनवायरनमेंट बन जाती है। यानी ये एक ऐसा एनवायरनमेंट बन जाती है जिसमें जो है ना बैक्टीरिया जो है ना आसानी के साथ ग्रो कर सकती है, क्योंकि ये इसी एनवायरनमेंट में प्रोटीन मौजूद होंगे, लिपिड्स मौजूद होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होंगे, और बैक्टीरिया के लिए चाहिए कौन सी मालिक्यूल्स चाहिए, ग्लूकोज चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, है ना। तो ये ऑलरेडी इसी मिडिल ईयर में मौजूद होंगे, इसी एनवायरनमेंट में मौजूद होंगे। तो जब ये मिडिल ईयर जो है ना, इस स्टेगन एनवायरनमेंट प्रोवाइड आइडियल एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ पैथोजन, यानी इस एनवायरनमेंट जो है ना, ये पैथोजन पर आसानी के साथ ग्रोथ कर सकती है। तो फिर इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन किस तरह होगा, हमारे कान के ज़रिए, हमारे माउथ के ज़रिए, हमारे नोज़ के ज़रिए, हमारे जो गट मैंने आपको बता दिया, इसी के ज़रिए जो बैक्टीरिया है ना, ये हमारे मिडिल ईयर में चली जाएगी, और मिडिल ईयर में जब चली जाएगी, तो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, इस बैक्टीरिया के खिलाफ क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन जब शुरू हो जाता है, तो फिर ओटाइटिस मीडिया डेवलप हो जाता है। ये मैंने आपको यहाँ पर ऐसे बना दिया है कि किस तरह होता है। ये मैंने जो है ना, ये मैंने एक ब्लड वेसल बनाया है। क्या बनाया है, ब्लड वेसल इस तरह बनाया है। ये जो हमारा मिडिल ईयर है ना, इसको भी तो ब्लड आई होगी, इसको भी तो वेसल आए होंगे, तो मैंने इसको सिर्फ एक वेसल यहाँ पर बनाया कि जो मिडिल ईयर में है। फ़र्ज़ कीजिए इस ब्लड वेसल में जो है ना ब्लड मौजूद है। क्या मौजूद है, ब्लड मौजूद में। और ब्लड में हमें पता है कि ब्लड में कौन-कौन सी चीज़ मौजूद होती है ब्लड में। तो ब्लड में हमें पता है कि क्या-क्या मौजूद होती है। एक आरबीसी मौजूद होता है, और दूसरा डब्ल्यूबीसी मौजूद होता है। तो डब्ल्यूसी में बहुत से सेल्स है, लेकिन मैं सिर्फ न्यूट्रोफिल्स की बात आपको बता रहा हूँ कि न्यूट्रोफिल्स क्या कर देती है। फ़र्ज़ कीजिए कि ये न्यूट्रोफिल सेल्स है। क्या है, ये न्यूट्रोफिल सेल्स है। तो ये न्यूट्रोफिल सेल्स जो है ना, इस ब्लड वेसल से बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाहर जब आता है, फ़र्ज़ कीजिए ये पैथोजन है, ये बैक्टीरिया है। तो ये न्यूट्रोफिल सेल जो है ना, इसको क्या करेगा, किल करेगा, इसको डिस्ट्रॉय करेगा इस पैथोजन को। और जब ये इस पैथोजन को किल कर देती है, जो मैंने इसके बीच में बनाया है, तो ये न्यूट्रोफिल सेल खुद भी
जो है ना मर जाती है और इस पैथोजन को भी मार डालती है, यानी दोनों शहीद हो जाते हैं। और जब दोनों शहीद हो जाते हैं तो इससे एक फ्लूइड बन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पस बोलते हैं, PUS पस बोलते हैं। और इसी पस के डेवलप होने को हम क्या बोलते हैं, ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। तो इन्फेक्शन जो है ना फिर जो है ना इन्फेक्शन इसी मिडल ईयर में हो जाती है और फिर हमारा इन्फ्लेमेशन जो है ना, तो इन्फ्लेमेशन जब एक्टिवेट हो जाती है तो क्या हो जाती है, पस बन जाती है और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। तो मैं आपको जो है ना एक दफ़ा फिर आपको बता रहा हूँ कि किस तरह होता है। तो जो इस तरह ये 4 नंबर पॉइंट तक मैं होप ये जो है ना ये हद तक तो बहुत आसान था। लेकिन जो है ना इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन किस तरह होता है, तो जब ये इन्वायरमेंट जो है ना एक आइडियल इन्वायरमेंट बन जाता है पैथोजन के लिए, तो फिर जो है ना पैथोजन इस आइडियल इन्वायरमेंट में एंट्री हासिल कर लेती है। फ़र्ज़ कीजिए कि ये एक आइडियल इन्वायरमेंट है मिडल ईयर के, तो फिर जो है ना ये बैक्टीरिया इसी मिडल ईयर में चली जाती है और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन बोलते हैं। जब ये इन्फेक्शन हो जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना क्या हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना ये फिर क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट किस तरह होती है, एक्टिवेट इस तरह होगी, जो हमारा फ़र्ज़ कीजिए ये हमारा मिडल ईयर है, तो इस मिडल ईयर को भी जो है ना ब्लड वेसल आए होंगे। क्या होंगे, ब्लड वेसल आए होंगे। तो जब ये ब्लड वेसल जो है ना, इसमें फ़र्ज़ कीजिए ये ब्लड वेसल मैंने बनाया, क्या बनाया, ब्लड वेसल्स बनाया और इसके बाद ये फ़र्ज़ कीजिए ये पैथोजन है, ये बैक्टीरिया हो गया। तो इसी ब्लड वेसल में जो है ना ब्लड मौजूद होगा और ब्लड में 2 हिस्से हैं, एक वाइट ब्लड सेल है और एक रेड ब्लड सेल है। तो ये तो छोड़ दो, आरबीसी को तो छोड़ दो, लेकिन डब्ल्यूबीसी में मुख्तलिफ़ किस्म की सेल में, इसमें मैं सिर्फ़ आपको न्यूट्रोफिल्स की बात कर रहा हूँ कि न्यूट्रोफिल्स क्या करेगा। फ़र्ज़ कीजिए ये न्यूट्रोफिल सेल है, तो ये न्यूट्रोफिल सेल जो है ना इसी ब्लड वेसल से बाहर आएगा। क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और इसी पैथोजन को क्या करेगा, इसी तरह घेर लेगा, इसको यानी किल करेगा। यानी ये न्यूट्रोफिल्स भी किल हो जाएगी और ये पैथोजन यानी ये बैक्टीरिया, ये दोनों क्या हो जाएगी, मर जाएंगी और फिर इसके मरने से एक और फ्लूइड बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पस बोलते हैं। और जब पस बन जाती है, क्या मिडल ईयर में पस बन जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। ये तो इसका पैथोफिजियोलॉजी था, मैं जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। आप थोड़े से खुद भी इस पर गौर करें, जो बताया बातें आपको की है ना, ये सब मैंने इसी पेज पर लिख दी है, तो आप खुद भी इस लेक्चर को गौर से देखें किस तरह जो है ना ओटाइटिस मीडिया डेवलप होती है। अब मैं पेज नंबर 4 की तरफ जाता हूँ कि पेज नंबर 5 की तरफ जाता हूँ कि पेज नंबर 5 पर क्या मैंने लिखा है। तो पेज नंबर 5 पर मैंने लिखा है साइंस एंड सिम्टम्स, यानी ओटाइटिस मीडिया के कौन से साइंस एंड सिम्टम हो गए। तो पहली नंबर जो है ना ईयर पेन होगा, यानी ईयर पेन इस तरह होगा, बिकॉज द प्रेशर ऑन द ईयर ड्रम एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द सराउंडिंग टिश्यूज काज ईयर पेन। यानी एक तो ये होगा कि जो ओशन ट्यूब है ना, इसने प्रेशर को मेंटेन नहीं किया, यानी ईयर ड्रम की एक साइड और दूसरी साइड जो है ना प्रेशर जो है ना बहुत ज़्यादा, कभी एक तरफ ज़्यादा हो जाती है, दूसरी तरफ कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ना एयर ड्रम पर प्रेशर ज़्यादा हो जाती है। और दूसरी जो इन्फ्लेमेशन मैंने आपको बता दिया, इस इन्फ्लेमेशन जो है ना ये सराउंडिंग टिश्यू में भी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या उस पर वहाँ पर नर्व्स मौजूद होंगे और जब नर्व्स मौजूद होंगे तो वो डिस्टर्ब होंगे, जिसकी वजह से हम पेन महसूस करते थे अपनी ईयर में। दूसरी हेयरिंग लॉस, इन द इम्पेयर वाइब्रेशन ऑफ द ईयर ड्रम रिजल्ट इन कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। यानी फ़र्ज़ कीजिए कि ये क्या है, ये मैंने ईयर ड्रम बनाया, क्या बनाया, ईयर ड्रम बनाया। फ़र्ज़ कीजिए कि साउंड वेव जो है ना, साउंड वेव इसी ईयर ड्रम को वाइब्रेट कर देती है, लेकिन इसी ईयर ड्रम की इस तरफ क्या मौजूद है, फ्लूइड मौजूद है। तो इस ईयर ड्रम की बैक साइड पर जब फ्लूइड मौजूद होंगे तो इसके बाद जो ऑर्गन्स मौजूद है, जो स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे, वो क्या होंगे, वो पूरी तरह एक्टिवेट नहीं होंगे अगर मैं इस फ्लूइड को हटा दूँ। तो जब ये फ्लूइड मौजूद होगा तो ये और स्ट्रक्चर जो है ना ये कम वाइब्रेट होंगे। लेकिन अगर मैं इस तरह बनाऊँ, फ़र्ज़ कीजिए कि ये मैंने ईयर ड्रम बनाया और ये साउंड वेव्स है फ़र्ज़ कीजिए, और यहाँ पर जो है ना डायरेक्टली और स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं नॉर्मल केस में, तो ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएँगे, ये ज़्यादा वाइब्रेट होंगे, ये जो स्ट्रक्चर है ना ये ज़्यादा वाइब्रेट होंगे। लेकिन इस हालत में जो है ना ये स्ट्रक्चर जो है ना कम वाइब्रेट होंगे। तो फिर जब ये स्ट्रक्चर्स कम वाइब्रेट होते हैं तो हमें आवाज़ सुनने में भी क्या हो जाएगी, दुश्वारी हो जाएगी। एंड जो हमारा तीसरा पॉइंट है ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर ओटेरिजेज, जिसको हम ये नाम देते हैं। एंड severe untreated otitis media cause high pressure in the middle ear, cause perforation in the eardrum,
काज ब्लीडिंग फ्रॉम द ईयर। अब अगर ओटाइटिस मीडिया सेवियर हो जाए या इसको वक्त पर ट्रीट न किया जाए तो मिडिल ओटाइटिस मीडिया के काज हाई प्रेशर इन द मिडिल ईयर। तो ओटाइटिस मीडिया की वजह से प्रेशर जो है ना ये हाई हो जाएगा हमारे मिडिल ईयर में, जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन ट्यूब की बता दिया। जब प्रेशर मिडिल ईयर में ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या हो जाती है, ईयर ड्रम में क्या कर देती है, परपोरेशन काज कर। फर्ज कीजिए ये ईयर ड्रम है तो इसकी ज़्यादा प्रेशर होने की वजह इसमें सुराही बन जाती है। और जब ये सुराही बन जाती है तो ये तो जो है ना ये तो स्ट्रक्चर्स है जो कि सेल से बने हैं, और जब ये सेल से बने तो इसमें ब्लड भी मौजूद है, बहुत सी चीज़ें मौजूद होंगी। तो इससे क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो ये जो है ना ये फिर इसको हम ब्लीडिंग फ्रॉम द ईयर इसको रेजिया बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम ये है। इम्बैलेंस या डिजीनेस एंड ओटाइटिस मीडिया प्रेशर इंक्रीज इन द मिडिल ईयर कैन affect the normal function of the inner ear which play a role in the balance। अब जो हमारा एक आउटर ईयर है, एक मिडिल ईयर है, एक इनर ईयर है, लेकिन जो हमारा इनर ईयर होगा, इनर ईयर जो है ना, इनर ईयर जो हमारा है ये क्या कर देती है, ये हमारे जिस्म की जो बैलेंस है इसको मेंटेन कर देती है। लेकिन जब ये ओटाइटिस मीडिया ज़्यादा सेवियर हो जाती है और मिडिल ईयर में ज़्यादा जो है ना प्रेशर जो है ना डेवलप हो जाती है मिडिल ईयर पर, तो ये जो है ना फिर इनर ईयर में भी चली जाती है ये प्रेशर जो है ना। और इनर ईयर में जो है ना एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूलर वेस्टिब्यूलर सिस्टम बोलते हैं, यानी इसमें मुख्तलिफ किस्म के वेस्टिब्यूल्स मौजूद होंगे। तो ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये वेस्टिब्यूल जो है ना डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से हमें इम्बैलेंस या डिजीनेस का शिकार होते हैं। तो ये मैंने इस यहाँ पर लिख दी है, ये जो मैंने आपको बता दिया। एंड ओटाइटिस मीडिया प्रेशर इंक्रीज इन द मिडिल ईयर, यानी ओटाइटिस मीडिया में जो है ना मिडिल ईयर में प्रेशर इंक्रीज होती है सिवियर केस में। कैन इफेक्ट इन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द इनर ईयर, यानी ये जो है ना फिर इनर ईयर की जो नॉर्मल फंक्शन है इसको क्या कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है। विच प्ले रोल इन द बैलेंस, यानी जो हमें तवाज़ुन देती है। इन्फ्लेमेशन एंड प्रेशर चेंज इन द मिडिल ईयर कैन इफेक्ट वेस्टिबुलर सिस्टम लीडिंग लीडिंग फेलिंग इम्बैलेंस एंड डिजीनेस, और जिसकी वजह से हाँ इम्बैलेंस या डिजीनेस फील कर देते हैं। वेस्टिब्यूलर सिस्टम सेंड सिग्नल्स टू ब्रेन, यानी जो हमारा वेस्टिब्यूलर सिस्टम है ये सिग्नल सेंस कर देते हैं किसको, ब्रेन को। अबाउट द बॉडी पोजीशन एंड मूवमेंट, जो हमारी बॉडी की पोजीशन और मूवमेंट के बारे में जो सिग्नल हमारे दिमाग तक पहुँचते हैं ये कौन सेंड कर देते हैं, ये वेस्टिब्यूलर सिस्टम सेंड कर देते हैं। और प्रेशर चेंज इफेक्ट, लेकिन जब ये प्रेशर ज़्यादा या कम हो जाती है तो इसकी वजह से ये वेस्टिब्यूल मुतासर हो जाती है और फिर हम डेजीनेस या इम्बैलेंस फील कर देते हैं। तो ये तो इसके साइंस एंड सिम्टम थे। एक सिम्टम्स ये भी है फीवर, यानी ये तो मैंने आपको इम्यून सिस्टम में ऑलरेडी बताया है कि जब जो है ना हमारे जिस्म के अंदर कोई भी पॉइजन पार्टिकल एंटर होती है तो इसकी हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है और फिर इस पैथोजन को किल किया जाता है। लेकिन इसके जो है साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, जो है ना मैंने आपको बता दिया है इम्यून सिस्टम में। और ये साइटोकाइंस जो है ना ये डायरेक्टली हमारे हाइपोथैलेमस पर अटैक कर देती है, और हाइपोथैलेमस जो है ना ये हमारा थर्मोस्टेट है। लेकिन जब ये साइटोकाइंस इस पर अटैक कर देती है हाइपोथैलेमस पर, तो ये हाइपोथैलेमस क्या कर देती है, ये थर्मोस्टेट का फंक्शन छोड़ देती है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या आ जाती है, फीवर आ जाती है। तो ये साइटोकाइंस जो है ना इसमें साइटोकाइंस ने आपने याद रखना है और हाइपोथैलेमस को याद रखना है। ये तो मैंने इम्यून सिस्टम में बहुत डिटेल से आपको बता दिया है। डायग्नोज, यानी ओटाइटिस मीडिया को हम किस तरह डायग्नोज कर सकते हैं, तो ओटाइटिस मीडिया को हम 3 तरीक़ों से डायग्नोज कर सकते हैं। एक को मेडिकल हिस्ट्री, दूसरी फिजिकल एग्जामिनेशन और तीसरी डायग्नोस्टिक टेस्ट। यानी ये डायग्नोस्टिक्स तो आप बस ऐसे ही याद रखें, कुछ ऐसे टेस्ट होंगे जिसमें हम ओटाइटिस मीडिया को डायग्नोज करेंगे। मेडिकल हिस्ट्री में किस तरह करेंगे, मेडिकल हिस्ट्री में जो है ना हम पेशेंट से जो है ना इसकी रीसेंट इलनेस के बारे में पूछेंगे कि आपको जो है ना इसी महीनों में या इसी चंद दिनों में कोई बीमारी तो नहीं लग गई है, या जो है ना रिस्पायरेटरी कोई डिज़ीज़ तो नहीं लग गई है, या जो है ना आपने कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं की, या कोई आप ज़्यादातर ऐसे माहौल में तो नहीं रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना स्मोक मौजूद हो। इस तरह जो है ना हम इस तरह पेशेंट से मालूमात कर देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेडिकल हिस्ट्री बोलते हैं। यानी डॉक्टर जो है ना ये पेशेंट से सिम्टम्स के बारे में पूछते हैं कि आपको कान में तो दर्द नहीं है, या आप जो है ना आवाज़ को कम तो नहीं सुनते हैं, या एन आपके कान से कोई फ्लूइड तो बाहर नहीं आती है। तो ये जो है ना ये मेडिकल हिस्ट्री में आते हैं। जब एक डॉक्टर इस तरह की सवालत कर देते हैं तो ये कौन से हिस्ट्री में आते हैं, मेडिकल हिस्ट्री में आते हैं। अब फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि ये हम किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से करेंगे। यानी ये ओटाइटिस मीडिया के लिए जो हम फिजिकल एग्जामिनेशन जिस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ओटोस्कोप बोलते हैं। यानी ये एक ऐसा ऑटोस्कोप होता है जो हम
इसकी मदद से जो है ना ये हम एक पेशेंट की जो है ना ईयर में परस करें कि ये ईयर है, तो ऑटोस्कोप जो है ना हम इस पेशेंट की ईयर ईयर में क्या कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। और इस एंटर के बाद हम इस कान में जो है ना मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को देखते हैं, फ्लूइड को देखते हैं। यानी जब इन्फेक्शन यानी इन्फ्लेमेशन को हम किस तरह डायग्नोस करें कि वहाँ पर जो है ना इन्फ्लेमेशन मौजूद है, तो इन्फ्लेमेशन की जो है ना हमने 5 साइंस पढ़े हैं कि जो है ना रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, ये जो है ना ये हमने पेन होगी, तो ये जो है ना इन्फ्लेमेशन की साइंस है। और फ्लूइड तो ऑलरेडी हम देख सकते हैं, यानी जब इन्फ्लेमेशन होगा तो इसका ऑलरेडी ये मतलब होगा कि वहाँ पर इन्फेक्शन होगा, इसलिए तो इन्फ्लेमेशन हुआ है। डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिसकी मदद से हम ये बता सकते हैं एक पेशेंट को कि आपको जो है ना ओटिटिस मीडिया डेवलप हो गया है। तो टेम्पेनोमेट्री है, हेयरिंग टेस्ट है, एडिशनल टेस्ट है, एक्यूटिस रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टोमेट्री टेस्ट है। नहीं नहीं, ये ऐसे टेस्ट है जिसकी मदद से हम एक पेशेंट को बताते हैं कि आपको ओटिटिस मीडिया डेवलप हो गया है। अगर आपने ये टेस्ट जो है ना ये आप खुद अपने लिए देखें कि ये टेस्ट किस तरह होते हैं, तो ये आपका होमवर्क है, ये टेस्ट जो ये डायग्नोस्टिक्स जो है। अब मैं पेज नंबर 7 की तरफ जाता हूँ कि पेज नंबर 7 पर क्या मैंने लिखा है। तो पेज नंबर 7 पर मैंने लिखा है ट्रीटमेंट, यानी ओटिटिस मीडिया को हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ओटिटिस मीडिया जो है ना मैंने आपको ऑलरेडी बताया दिया कि ओटिटिस मीडिया जो है ना बैक्टीरिया जो है ना मोस्ट कॉमनली जो है ना ओटिटिस मीडिया किसकी वजह से कस होती है, किस वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। और एंटीबायोटिक वो मेडिसिन होती है जो एंटी एंटी का मतलब है अगेंस्ट, यानी ये एक ऐसी दवा होती है, ये एक ऐसी मेडिसिन होती है जो बैक्टीरिया के खिलाफ होती है। यानी अमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जो है ना, ये ऐसे एंटीबायोटिक है जो इसी में हम इस्तेमाल करते हैं, ओटिटिस मीडिया में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एंटीहिस्टामिन एंटीहिस्टामिन जो है ना ये जो है ना एलर्जिक रिएक्शन में हम देते हैं। इसमें जो है ना सिट्रजिन जो है ना ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। एनाल्जेसिक जो है ना ये पेन किलर है, और ये जो है ना पेन किलर है तो ये पेन को कम कर देती है एनाल्जेसिक। इंसिड जो है ना एसिटामिनोफेन हो, आइबुप्रोफेन हो गया, ये जो है ना हम पेशेंट को इसके ज़रिए हम पेशेंट को देते हैं और इसका ट्रीटमेंट हो जाती है। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है? तो सर्जिकल मैनेजमेंट का मतलब ये है कि किस तरह जो है ना हम इसको सर्जिकली करेक्ट कर सकते हैं एक पेशेंट को। तो मर्गेनोमेटोमी ये जो है ना, यानी ये एक ऐसी प्रोसीजर होता है जिसमें जो है ना हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है ना इसको क्या कर देते हैं, इसमें एक इंसिजन कर देते हैं, इसमें यानी कट लगाते हैं। और जो फ्लूइड मिडिल ईयर के अंदर मौजूद होता है इसको हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और जब फ्लूइड बाहर निकल आ जाती है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब प्रेशर कम हो जाती है तो वहाँ पर जो नर्व्स मौजूद होते हैं, प्लस की ये नर्व्स है, और यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो है ना मौजूद है। तो इसक ऑलरेडी तो ये होगा कि ये इस फ्लूइड की वजह से इस नर्व्स पर प्रेशर आएगी, और जब ये इस नर्व्स पर प्रेशर आती है तो ये सिग्नल को किसको सेंड करती है, ब्रेन को। जब सिग्नल्स ब्रेन को पहुंच जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये ब्रेन हमें बताएगा कि कोई पेन हमें महसूस होती है। लेकिन जब हम इसी फ्लूइड को बाहर निकालेंगे इस प्रोसीजर के ज़रिए, तो ये जो है ना ये फ्लूइड जब बाहर निकल आती है तो ये जो है ना इस नर्व्स पर प्रेशर कम हो जाती है, और जब नर्व्स पर प्रेशर कम हो जाती है तो ऑलरेडी जो हमारा पेन है वो कम हो जाती है। इसी तरह टिप्नोप्लास्टी जो है ना इसके ज़रिए हम जब परपोरेट यानी ज़्यादा प्रेशर की वजह से जब ईयर ड्रम जो है ना परपोरेट हो जाता है, इसमें सुराही बन जाती है, तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हम क्या कर देते हैं, इस परपोरेटेड ईयर ड्रम को क्या कर देते हैं, दोबारा बिल्ड कर देते हैं। इस तरह मेस्टेरोमेक्टोमी, यानी जब ओटिटिस मीडिया बहुत सीवियर केस तक पहुंच जाती है तो ये जो जो हमारा मेस्टाइड बोन है ना, फिर वहाँ पर जो है ना इन्फेक्शन डेवलप हो जाती है जिसको हम मेस्टोडाइटिस बोलते हैं। तो इसमें इस तरह होता है कि जो हेयर सेल्स होते हैं मेस्टाइड बोन में, इसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और जब इसी इन्फेक्टेड सेल को हम रिमूव कर देते हैं तो बाकी हमारा जो है ना इन्फेक्शन जो है ना ख़त्म हो जाती है, और इसकी स्प्रेड भी नहीं होती है। यानी अगर ये सेल्स मौजूद रहे तो ये तो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है ना, तो ये सराउंडिंग सेल्स को भी इन्फेक्टेड कर देती है, और इस तरह हमारा इम्यून सिस्टम बार बार एक्टिवेट हो जाती है। तो ये भी जो है ना इसको हम इसके ज़रिए ट्रीट कर देते हैं। इस तरह जो है ना ये आप खुद, ये आपका होमवर्क है, ये जो है ना ये कोक्लियर इम्प्लांट हो गया, एडेनोटोमी हो गया, ये जो है ना आप खुद अपने लिए सर्च करें कि ये इसमें हम किस तरह जो है ना ओटिटिस मीडिया ट्रीट कर देते हैं। ये भी आपका होमवर्क जो है ना मैंने आप ये लिखा है कि ये आप खुद देख लें। अब मैं पेज नंबर
8 की तरफ जाता हूँ कि पेज नंबर 8 पर क्या है। तो पेज नंबर 8 पर मैंने लिखा है कि प्रिवेंशन यानी ओटाइटिस मीडिया को हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने आप को किस तरह इस ओटाइटिस मीडिया से बचा सकते हैं। तो ओटाइटिस मीडिया से हम इस तरह बच सकते हैं कि हम इस तरह करें कि हम वो हैंड वाशिंग करें। हैंड वाशिंग का फ़ायदा ये होगा, यानी हमें तो ऑलरेडी पता है कि हैंड वाशिंग जो है ना, ये चेन आर्म इन्फेक्शन जो है ना, इसकी स्प्रेड को क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है। यानी अगर कोई बच्चा कफ कर देता है या स्नीजिंग कर देता है और इस अपने हाथ को मुंह को लगाता है और फिर यही हाथ की मदद से अपनी कानों को साफ कर देता है, तो ये तो ऑलरेडी चांस है कि ये जो है ना, इस रिस्पिरेटरी वर्ड्स को क्या कर देते हैं, अपनी ईयर में खुद से जो है ना अंदर डाल देते हैं और फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और फिर जो है ना वहाँ पर फ्लूइड बिल हो जाएगा। अगर हम अगर कफ या स्नीजिंग के बाद हम अपनी हैंड वॉशिंग करें तो ये जो है ना, फिर अगर हम अपने कान को भी हाथ लगाए तो हमें कोई मसला नहीं होगा। तो ये तो एक प्रिवेंशन था। दूसरी दूसरी प्रिवेंशन है कि अवॉइड स्मोकिंग एक्सपोजर, यानी अगर कोई कोई बंदा सिगरेट पी रहा है तो हमें चाहिए कि हम इससे दूर चले जाएँ, क्योंकि वह जो स्मोकिंग में मुख्तलिफ़ केमिकल्स होते हैं वो हमारे कानों में चली जाती है और जो हमारे कानों में जो है ना ये एलर्जिक रिएक्शन काज़ कर देती है, जहाँ जहाँ पर फिर क्या इन्फ्लेमेशन इस तरह जो है ना बाकी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो डेवलप हो जाएगा। तो हमें इसी चीज़ से भी अवॉइड करना है, हमें इस चीज़ को भी जो है ना छोड़ देना है। वैक्सीनेशन यानी जो इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन है, हमें इसको क्या करना है, लगाना है। इस तरह नमूने, कोलन इन्फेक्शन जो है ना, हमें ये जो है ना इन वैक्सीन लगाने हैं ताकि हम इस ओटाइटिस मीडिया से अपने आप को बचा सकें। ब्रेस्ट फीडिंग बूस्ट इम्यून सिस्टम, रिड्यूस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड इंक्लूडिंग ओटाइटिस मीडिया, यानी जो ब्रेस्ट फीडिंग है ना, ये तो बच्चों के लिए है, लेकिन ये जो है ना, एक तो हमारे इम्यून सिस्टम इससे मजबूत हो जाती है और ये अकेले ओटाइटिस मीडिया की चांस को कम कर नहीं कर देती है, बल्कि जो बाकी इन्फेक्शंस भी है इसको भी कम कर देती है। यानी अगर एक माँ जो है ना अपने बच्चों को जो है ना अपना दूध देती है तो इसका फ़ायदा ये होगा कि इसका इम्यून सिस्टम जो है ना ये मजबूत होगा। तो न सिर्फ ही ओटाइटिस मीडिया को जो है ना ओटाइटिस मीडिया से अपने बच्चों को बचा सकती है, बल्कि और भी डिजीज़ से अपने बच्चों को बचा सकती है। इसी तरह पोजीशन ड्यूरिंग फीडिंग, यानी अगर एक माँ अपने बच्चों को दूध देती है तो इसको ये एहतियात करना चाहिए कि अपने बच्चे का जो हेड है ना, ये इसको थोड़ा-सा एलिवेट करे, यानी थोड़ा-सा ऊपर ले आए, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो ओशन ट्यूब है ये बच्चों में ये छोटा भी होता है और जो है ना मैंने आपको बताया कि मोर क्या हो जाता है, मोर क्या है, मोर हॉरिज़ॉन्टली है। तो ये जब ओशन ट्यूब मोर हॉरिज़ॉन्टली और शॉर्टर है तो ये ज़्यादातर चांस ये है कि ये दूध जो है ना, ये मिल्क जो है ना, माँ की जो मिल्क है वो क्या हो जाए, या जो फीडिंग है ना ये क्या, या बोतल फीडिंग जो है ना ये क्या हो जाए, ये इसी ओशन ट्यूब में चला जाएगा। ओशन ट्यूब से फिर जो है ना ये क्या है, मिडिल ईयर को जो है ना क्या कर देती है, कनेक्ट कर देती है और फिर मिडिल ईयर में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक माँ अपने बच्चों को बोतल फीडिंग देती है तो इसको चाहिए कि अपने बच्चे का सर थोड़ा-सा ऊपर करे। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो है ना, अगर इसने ऊपर नहीं किया अपने बच्चे का सर तो फ्लूइड जो है ना ओशन ट्यूब में चली जाएगा और जब फ्लूइड ओशन ट्यूब में चले जाएगा तो हर चीज़ के लिए एक ख़ास जगह है जहाँ पर इसका डाइजेशन होती है मिल्क का। तो मिडिल ईयर में तो इसका डाइजेशन नहीं होती है, तो मिडिल ईयर में ये दूध जो है ना कुछ वक़्त तक जो है ना रह जाती है और फिर वहाँ पर इन्फेक्शंस पैदा हो जाती है और फिर इन्फ्लेमेशन और फिर जो है ना ओटाइटिस मीडिया डेवलप हो जाती है। तो हमें जो है ना, हमें इस तरह अब मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना, जो अस्पताल में जो अम तो अस्पताल में आपने क्या करना है, जो बच्चों की मदर होती है इसको आपने बताना है। इसी तरह ईयर प्रोटेक्शन, यानी ईयर प्रोटेक्शन है, ईयर प्रोटेक्शन है, यानी अगर कोई जो है ना स्विमिंग कर देती है तो इसको चाहिए कि अपने कानों में क्या करे, एयर प्लग लगा दे। तो ईयर प्लग लगाने से जो है ना ये आपके कानों में जो है ना पानी नहीं जा सकती है और जब पानी नहीं जा सकती है तो ओटाइटिस मीडिया के चांस जो है ना ये कम हो जाते हैं, यानी इन्फेक्शन जो है ना आपके कानों में, यानी बैक्टीरिया मेनली या वो जो है ना और प्रोटोज़ोआ हो गई, ये आपके जो है ना कान में नहीं चली जा सकती और फिर जो है ना ये आपको अपने आप को ओटाइटिस मीडिया से बचा सकती है। तो ये तो प्रिवेंशंस के बारे में था। अब मैं पेज नंबर 9 की तरफ जाता हूँ कि पेज नंबर 9 पर मैंने क्या लिखा है। तो पेज नंबर 9 पर मैंने लिखा है कि ओटाइटिस मीडिया की कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या है। तो ओटाइटिस मीडिया की मेनली कॉम्प्लिकेशन ये है कि हेयरिंग लॉस मोस्ट कॉमन, यानी अगर ओटाइटिस मीडिया जो है ना डेवलप हो जाती है तो आप जो है ना आवाज़ों को नहीं सुन सकते। दूसरा बैलेंस प्रॉब्लम जो है ना वेस्टिबुलर डैमेज, यानी
ओटाइटिस मीडिया जब बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है तो हमारे जो इनर ईयर में वेस्टिब्यूल है जो है ना, प्रेशर की वजह से वो भी मुतासर हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, हमारा बैलेंस जो है ना ये प्रॉब्लम आ जाती है, बैलेंस प्रॉब्लम हमें महसूस होती है। इसी तरह परपोरेशन ऑफ ईयर ड्रम भी जो है ना, ये किसके किसके साथ मैंने रिलेट किया था, ज़्यादा प्रेशर की वजह से। कोलेस्टेक्टोमी इज़ ए नॉर्मल नॉन कैंसर ग्रोथ ऑफ द स्किन सेल्स एंड द मिडल ईयर, यानी ये एक नॉन कैंसरस कंडीशन है जिसमें जो है ना आपके मिडिल ईयर में जो है ना क्या हो जाती है, सेल्स मुख्तलिफ ईयर स्किन सेल जो है ना ये डेवलप हो जाती है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है और फिर आपको जो है ना सुनने में तकलीफ होगी। मेस्टोडाइटिस यानी जो मेस्टाइड बोन है इसमें इन्फेक्शन आ जाती है, ये भी इसका कॉम्प्लिकेशन है। फेशियल नर्व पैरालिसिस यानी जो हमारे फेशियल नर्व है ना ये भी इसके साथ पैरालाइज होती है। किस तरह पैरालाइज होती है, जो मैंने आपको ज़्यादा प्रेशर के बारे में बताया, फ्लूइड जो है ना जब एक फ़र्ज़ कीजिए कि ये क्या है, ये नर्व्स है, ये क्या है, ये नर्व्स है और इस पर जो है ना बहुत ज़्यादा फ्लूइड फ्लूइड भी मौजूद है एक तरफ और दूसरी तरफ इस फ्लूइड पर जो है ना प्रेशर। तो ये फ्लूइड जो है ना ये प्रेशर कहाँ पर, ये जब ये फ्लूइड मौजूद है यहाँ पर इस मिडिल एयर में और ये नर्व्स है, फ़र्ज़ कीजिए ये क्या मौजूद है, ये नर्व्स है और ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड है। तो ये इस फ्लूइड जो है ना ये प्रेशर किस पर अप्लाई कर देती है, इस नर्व्स पर अप्लाई कर देती है और जब इस नर्व्स पर अप्लाई कर देती है प्रेशर तो जो है ना ये नर्व्स क्या हो जाती है, पैरालाइज हो जाती है। इस तरह मेनिंजाइटिस यानी जो हमारा मेनिंजिस है इसमें भी इन्फेक्शन आ सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिर मेनिंजाइटिस बोलते हैं। अब जो है ना नर्सिंग डायग्नोस, एक नर्स जो है ना किस तरह डायग्नोस कर देते हैं ओटाइटिस मीडिया को, तो एम्पेयर हेयरिंग यानी रिलेटेड टू फ्लूइड एक्युमुलेशन, यानी वो आवाज़ों को इसलिए नहीं सुन सकती है कि इसके मिडिल ईयर में क्या मौजूद है, फ्लूइड मौजूद है, फ्लूइड की एक्युमुलेशन हो गई है और इसकी वजह से हेयरिंग लॉस का प्रॉब्लम आया है। इसी तरह एक्यूट पेन जो है ना इन्फ्लेमेशन की वजह से, प्रेशर की वजह से और इन्फेक्शन की वजह से इसको क्या है, एक्यूट पेन भी है। इस तरह डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू अल्टर एडिटोरी इनपुट, यानी इसको आवाज़ नहीं, इनपुट कम है तो इसी वजह से मिडिल ईयर में जो है ना इन्फ्लेमेशन और हेयरिंग लॉस जो है ना ये भी है। इस तरह रिस्क फॉर इंजरी, अगर जो है ना आपका बैलेंस ठीक नहीं है, आप जो है ना तो आप ये चांस ज़्यादा है कि आप गिर जाए, तो ये जो है ना इंजरी की तरफ मैंने लिखा है कि आप कहीं पर गिर जाए और आपको इंजरी हो जाए। एम्पेयर कम्युनिकेशन, जब आप ओटाइटिस मीडिया का शिकार होंगे तो आपकी जो ईयर है ना इस पास से एक बदबूदार बोई आती है, जिसको क्या कहते हैं, स्मेल आती है, जिसको जो है ना आपकी वर्बल कम्युनिकेशन को मुतासर कर देती है। आप किसी के साथ खड़े फिर नहीं हो सकती है और कम्युनिकेशन में हम क्या कर देते हैं, दो बंदे बात कर देते हैं, लेकिन जब आप जो है ना एक जो है ना इसमें कोई प्रॉब्लम हो, इसमें कोई सिस्टमेटिक प्रॉब्लम हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिससे जो है ना दूसरे इंसान तकलीफ महसूस कर देते हैं, फिर इस तरह इंसान के साथ लोग बातें भी नहीं करना चाहती है, तो ये इम्पेयर कम्युनिकेशन हो गया। अब मैं पेज नंबर 10 पर जाता हूँ कि पेज नंबर 10 पर मैंने क्या लिखा है। तो पेज नंबर 10 पर मैंने अपना लास्ट टॉपिक भी लिखा है कि जो है ना ओटाइटिस मीडिया में ओटाइटिस एक्सटर्ना में क्या फ़र्क है। तो ओटाइटिस मीडिया को हम किसको बोलते हैं, जब मिडिल ईयर में इन्फ्लेमेशन आ जाए तो इसको हम ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। लेकिन the inflammation of outer external canal, which which is the tube leading from the external ear to eardrum, यानी जब आउटर ईयर में कोई इन्फ्लेमेशन आ जाए, आउटर ईयर में जो आउटर ईयर किस से शुरू हो गया है, यानी आउटर एक्सटर्नल ईयर से लेकर एयर ड्रम तक, यानी फर्ज कीजिए कि ये एक्सटर्नल ईयर है, ये मैंने क्या बनाया, फर्ज कीजिए ये एक्सटर्नल ईयर की ये जो कैनाल है ये मैंने बनाया और ये मैंने एयर ड्रम बनाया, क्या बनाया, एयर ड्रम बनाया। तो इस जगह से लेकर इस आउटर ईयर एक्सटर्नल कैनाल से लेकर इस तरह इसमें जब इन्फ्लेमेशन आ जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओटाइटिस एक्सटर्ना बोलते हैं। इसी तरह तकरीबन ओटाइटिस मीडिया की ओटाइटिस एक्सटर्ना की जो है ना ये काजेज़ भी सेम है, लेकिन सिर्फ आपने ये याद रखना है और इसी तरह साइंस एंड सिम्टम्स भी तकरीबन एक ही है, लेकिन ओटाइटिस एक्सटर्ना में आपने याद रखना है, इसको स्विमर ईयर भी बोलते हैं। इसको स्विमर ईयर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस कंडीशन में जो है ना एक बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना पानी में गुजार देती है, स्विमिंग में, जिसकी वजह से जो है ना इसमें ये चांस ज़्यादा है कि उसके कान में पानी चला जाए और ओटाइटिस एक्सटर्ना में जो है ना फिर इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाती है, यानी हमारा जो ईयर एक्सटर्नल ईयर कैनाल है इसमें इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाती है और फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ओटाइटिस एक्सटर्ना बोलते हैं। तो इसको यानी ये पॉइंट आपने सिर्फ याद ना कि स्विमर ईयर हम किसको बोलते हैं, ओटाइटिस एक्सटर्ना को। अब इस ओटाइटिस मीडिया की जो है ना दो टाइप्स है, एक को हम एक्यूट बोलते हैं और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिक बोलते हैं। यानी जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है ना ये तकरीबन
6 वीक से कम, यानी जब एक ओटाइटिस मीडिया जो है ना 6 वीक से कम हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। और इसके जो काजेस है ना, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये सेम है। लेकिन ओटाइटिस मीडिया में पेन जो है ना, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में पेन बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, यानी बहुत ज़्यादा पेन होगा। और ये जो है ना, ये सडनली सडनली डिवेल्प से मतलब ये है कि लेस देन 6 वीक्स, क्या लेस देन 6 वीक्स, लेस देन 6 वीक। और दूसरी पॉइंट ये हो गया कि इसमें पेन जो है ना बहुत ज़्यादा होगा, वेरी पेनफुल, यानी एक्यूट ओटाइटिस मीडिया जो है ना बहुत पेनफुल है, ये भी आपने याद रखना है। इसी तरह अगर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को जो है ना, लेकिन जो क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया है ना, ये जो है ना मोर देन 3 मंथ्स है, यानी क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया जो है ना ये मोर देन 3 मंथ्स है। यानी एक्यूट जो है ना सडनली डेवलप हो जाती है और ये ग्रेजुअली डेवलप हो जाती है। और जो क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया है ना, इसको हम एंटीबायोटिक के ज़रिए ट्रीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक का काम क्या है कि बैक्टीरिया के प्रोलिफरेशन को, यानी बैक्टीरिया के डिवीजन को ख़त्म कर देना है, बैक्टीरिया को किल कर देना है, या इसकी डिवीजन को इनहिबिट कर देना। लेकिन जो क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया होता है, इसमें मिडिल ईयर में फ्लूइड जमा होती है, यानी तो अब एंटीबायोटिक का तो काम ये नहीं है कि ये आपके मिडिल ईयर से जो है ना फ्लूइड को बाहर निकाले, बल्कि क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया को ट्रीट करने के लिए आपको क्या करना है, एक सर्जरी करनी करते, जो मैंने आपको बैक साइड जो पेज था इसमें मैंने आपको बता दिया। मैर्गानो 2 में जो है ना, ये जो मैं नाम जो है ना आपको बता दूँ कि इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में क्या कर देते हैं, एक कट लगाते हैं, और जो फ्लूइड वो हमारे एयर में मौजूद होता है इसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये तो एक्यूट और क्रॉनिक था, यानी आपने सिर्फ ये याद रखना है कि एक्यूट जो है ना ये सडनली सडनली अगर होती है, और क्रॉनिक जो है ना ये ग्रेजुअली। अब अगर 6 वीक से कम हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। लेस देन 6 वीक्स, अगर 3 मंथ से ज़्यादा है इसको हम क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। अब क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया जो है ना हम एंटीबायोटिक के ज़रिए ट्रीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया जो है ना इसमें मिडिल एयर में फ्लूइड की अकोमोडेशन हो गई, इसमें जो है ना हम क्या कर देते हैं, फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में एक कट लगाते हैं, जिसके बाद हम मिडिल एयर से क्या कर देते हैं, फ्लूइड को बाहर निकाल देते हैं। तो ये तो ओटाइटिस मीडिया के बारे में लेक्चर था। अब हम जो है ना, अब दूसरी लेक्चर जो है ना मैं आपको जल्दी अपलोड करूँगा। Thanks for your watching, and I will meet you in next lecture inshallah.